हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकारों में स्थान रखने वाली लेखिका मैत्रेयी पुष्पा जी की लिखी हुई कहानी सुनिए, जवाबी कागज। तो शुरू करें कहानी जवाबी कागज। मैं पिता को धोखा दे रही हूँ, ये बात पापा को कैसे पता चली? उन दिनों मुझे दम लेने का भी अवकाश नहीं था। रिक्रूट्स में अफरा तफरी मची थी। मैं कहाँ रहूँगी आज कैसे बता सकती थी? हमारे सीनियर ही हमें डरा रहे थे। अगर मैं अपने घर बता देती कि मैं अपने साथियों के साथ काम से जा रही हूँ तो आगे सवाल उठता कि साथी लड़का है या लड़की। काम मतलब सिनेमा या सैर सपाटा। नवयुवाओं के काम ऐसे ही होते हैं बड़ों के लिए। अनकहे ही उसमें अय्याशी और जोड़ दी जाती है, मगर कौन विश्वास करेगा कि ऐसे मनोरंजन के लिए हमें छूट नहीं है। यहाँ पुलिस में आकर घर से अलग होने पर मान लिया कि आज़ादी मिली है, और ये भी सच है कि हम इसे एंजॉय करना चाहते हैं कि देखें तो सही इस उम्र की लड़कियां किस किस तरह के लुत्फ़ उठाती हैं। सिनेमा हॉल भी यहाँ बीच शहर में है, जहाँ संभ्रांत लोग रहते हैं और पुलिस वाली वर्दीधारी लड़कियों को अजूबे की तरह देखते हैं, बिगड़ी हुई लड़की मानते हैं। पैसे के मामले में हमारे घर की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं रही है, तभी तो मुझे कोठियाँ बंगले अमीरों के शाही निवास लगते हैं। लेकिन इतना तो है कि हम 3 बहनों और 1 भाई के माता पिता ने अपने बच्चों के लिए पैसे की तंगी की उस परेशानी का दबाव हमारे ऊपर नहीं होने दिया जिसे उन्होंने खुद झेला है। खराब आर्थिक स्थिति के चलते भी हमारे स्कूल का खर्च उदारता के साथ उठाया है। आज मैं अपनी मर्जी से पुलिस विभाग में। इस तरह मैं एक कार का यहाँ इंतज़ार कर रही थी जो मुझे लेने आने वाली थी, मगर तभी मैंने अपने भाई को उसके किसी दोस्त के साथ सड़क क्रॉस करते देखा। जैसे हम दोनों की नज़रें मिलीं, ऐसा महसूस हुआ उसने मुझे खोज निकाला है। मैं अपने काम के लिए उद्विग्न थी और देखकर भी भाई को देखना नहीं चाहती थी। हमारे बीच कितने लोग गुजर गए, सच में उन्हीं में गुम हो जाना चाहती थी। लेकिन भाई था कि चुंधियाती हुई सी आंखों से निशाना बांधकर मुझे देख रहा था, जैसे वो अंधेरे में से निकलकर रोशनी में आया हो। वो पास आ गया और पास। वो ऐंठी हुई सी मुस्कान के साथ मानो विश कर रहा हो। मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए वो अक्सर ऐसे ही तेवर अपनाता है, और मेरा ध्यान अब पूरी तरह भाई पर केंद्रित था। भूल गई कि उसे तो मैंने उसके दोस्त के साथ आते देखा था, मगर अब दोस्त कहाँ है? मैं देख रही थी तनाव से भरे उसके गाल, चेहरे पर प्रश्न, उत्तर पाने की जल्दबाजी, भोलापन, विश्वास और फरेब की निराशाएं। हाँ, ऐसे सभी भावों ने मिलकर उसके अंदर सनसनी भर दी थी। 18 साल का नवयुवा मेरा भाई अभय सिंह। उसने फुसफुसा कर कहा, गुलशन शर्मा। इस शख्स का नाम, हाँ, हम एक दूसरे से परिचित हैं। यह जुमला मेरे भाई की आत्मीयता ने मुझसे कहलवा दिया। मैं जैसे फिर सिरसा शहर में लौट गई। शहर जो हमारे नारों से गूंज उठा था और हमें बच्चों की तरह समझाया जा रहा था कि अपनी ये उजड़ जिद छोड़कर बड़ों से आदर से कैसे पेश आया जाता है। कुछ पता है तुझे तनुश्री? उसने कहा और एक कागज़ निकाल कर मेरे सामने कर दिया, जैसे वो मेरे लिए एटम बम हो। हाँ, उसी भयानक तरीके की मुस्कान उसने अपने चेहरे पर जुटा ली कि उनकी बड़ी बहन थर्रा जाए। एक भय जिसने कागज़ के आदान प्रदान को बहुत विशेष बना दिया। उफ! मैं जिस कार का इंतज़ार कर रही थी, वाहन के साथ अपना काम भी मेरे दिमाग से गायब हो गया। भाई से मुलाकात के ये क्षण बहुत भारी थे, जबकि मैं इन्हें अपने बूटों तले रौंद कर चूर चूर कर देना चाहती थी। बड़ी सफाई से ऐसी स्थितियों को फलांगने की कला मुझे आती है। बीच राह में उठ खड़े हुए झंझटों को खत्म न करते जाती तो यहाँ तक कैसे पहुँचती? गैर सरकारी संगठनों से जुड़ने का लाभ यही है कि वहाँ स्त्रियों में गजब का आत्मविश्वास आ जाता है। एडवा को मेरा सलाम। ये लेटर्स वो दिखा रहा था। तेरे पास कहाँ से आए? मम्मी ने दिए हैं। मम्मी? मम्मी और भाई के मिले जुले स्वरों की प्रतिध्वनि मेरे कानों को घेरने लगी। मम्मी की नपी तुली सलाह होगी इन पत्रों के साथ, या सज़ा की भी आशंकाएं जताई होंगी। मम्मी की हिम्मत अपनी बेटी के लिए इतनी ही है। अब मन को मैं अपनी ताकत के हिसाब से साध रही थी और भाई को देख रही थी कि वो घर से किन स्थितियों में आया है, जल्दी जल्दी या इत्मीनान से। अभय जीन्स और टी शर्ट पहने था,
गुलाबी रंग की टी शर्ट मेरी ही है, जीन्स उसकी अपनी। मेरी जीन्स उससे बड़ी रहेगी। वो 5 फीट 6 इंच का है और मैं 5 फीट 8 इंच। इस परेशान हाल स्थिति में अपनी लंबाई के बारे में सोचकर सुकून मिला। मैं सब लड़कियों जैसी नहीं हूँ। हाँ, मुझ पर किसान की बेटियों जैसी छाप जरूर है। हालांकि मेरे पापा फौजी हैं। पापा ये सारे लक्षण अभय में देखना चाहते थे। गुलशन शर्मा। मैं इस नाम के शख्स को अच्छी तरह जानती हूँ। ये जो पीला टॉप मैंने पहना है उसी ने मेरे जन्मदिन पर पार्सल करके भेजा था। पहले सोचा वापस कर दूँ, लेकिन ये लेन देन उलट फेर का खेल करना मैं चाहती नहीं थी। मेरा सिद्धांत रहा है, भोजन और कपड़ा दोनों चीज़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। ये हमारी बेसिक नीड्स यानी ज़रूरत की चीज़ें हैं। मैंने गुलशन शर्मा का विचार झटक दिया कि मुझे कुछ याद ना आए, मगर अभय उसके पत्रों को ऐसे हाथ में लिए था जैसे हिनहिनाते घोड़े की लगाम पकड़े हो। मैंने पत्रों को उससे ले लिया और कह दिया, घर जाओ तुम। मम्मी ने ये पत्र दिए हैं, पापा ने पढ़ लिए हैं, बस। कार आई होगी, उसमें मेरे कौन कौन से साथी बैठकर गए होंगे, मैंने कुछ भी तो नहीं सोचा। सीधी बस में बैठकर वहाँ आ गई जहाँ आजकल मेरा बसेरा था, एक सहेली का कमरा। मैंने खुद को कमरे में कैद कर लिया। अपनी सुरक्षा से लैस मैं बुरी तरह सहमी हुई थी, क्योंकि इस बंद कमरे में गुलशन शर्मा पत्रों के रूप में मेरे सामने था। मेरे सामने ही नहीं, वो मेरे पिता से मुखातिब हो रहा था। पत्र। ये पत्र मैं आपको सोच समझ कर लिख रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी पत्र डाले हैं, क्योंकि मैं आपसे मिल चुका हूँ, आपके घर आता रहा हूँ, इसलिए अजनबी नहीं हूँ। और इसलिए ही सोचता हूँ कि मैं एक शुभचिंतक के नाते आपको एक पिता की तरह बदनाम और तबाह होते नहीं देख पा रहा। और आप हैं कि अपनी बेटी तनुश्री की बातों में आकर अपने आप को ही धोखा दिए जाते हैं। मैं जो बातें यहाँ लिख रहा हूँ, अगर आप उनको ध्यान से सोचेंगे तो समझ जाएंगे कि आपकी बेटी आपको लगातार धोखा दिए जा रही है। मैं तो वही बातें इस पत्र में लिख रहा हूँ जो मैंने उसे करते खुद देखी हैं या खुद की हैं। उसके मिलने वालों की लाइन लगी रहती है, वो एक एक करके उनके साथ जाती है। समझ गए ना आप? तो ये भी जान लीजिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि इसके सारे आशिक इकट्ठे हो जाएंगे और इसके लिए मार काट मच जाएगी। उसका नतीजा किसी का कत्ल होना ही होगा, जिसकी जिम्मेदार आपकी बेटी ही होगी। आप क्या सोचते हैं, आप बच जाएंगे? आप और आपके बेटे अभय की जान को पूरा खतरा है। ये ना हुआ तो कोई ना कोई इसके चेहरे पर तेज़ाब अवश्य फेंकेगा। इससे इसकी नौकरी और आगामी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो अपने पिता, भाई और माँ को बेवकूफ़ बनाती है, झूठ बोलती है, फरेब देती है। वो किसकी सगी होगी? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आपके घर का नमक खाया है। इस लड़की की अय्याशियाँ देखी नहीं जाती। उफ़, इसका सेक्स। शुभचिंतक, आपका गुलशन शर्मा। उफ़, गुलशन शर्मा। मैं उसके पत्र को ऐसे मसलने लगी जैसे उसी की गर्दन मेरे हाथ में हो और उसका आकार कागज़ से ज़्यादा ना हो। मेरे मुंह से गालियाँ निकल रही थीं जिन पर मेरा जोर नहीं था। साले, तू हरियाणा सिविल सर्विस का कुत्ता निकलेगा। मैं उस समय नहीं जानती थी, क्योंकि वो समय हम पर इतना भारी था कि सिर उठाने नहीं देता था। हम सैकड़ों रिक्रूट्स हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन करनाल से केवल 7 महीने की ट्रेनिंग के बाद निकाल दिए गए थे। क्या बीती थी हमारे ऊपर। सब वो डह रहा था जिसे लेकर माता पिता गौरवान्वित हो रहे थे। ये सब हम ही जानते हैं कि वो अनपढ़ों का अहंकार नहीं था, वो तो था अपने गांव से अपने ही जैसे किसान की लड़की के ऊपर पहुंचने का भाव। वो कैसे प्राप्त किया था, तुम जैसे लुच्चे लफंगे क्या जान पाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो सेक्स के परे जाता ही नहीं। गुलशन शर्मा, तू मिला था हमें जैसे डूबते हुओं को तिनके का सहारा। तू ये क्या जानता नहीं कि जब हमें नौकरी से हटाए जाने का फरमान आया और हम इस हुक्मनामे को मानने के लिए तैयार नहीं हुए, तो क्या देखा कि हमारे इस मधुबन के ही उस्ताद हमें चोटी पकड़ पकड़ कर इस एकेडमी से बाहर निकाल रहे थे। हमारे ऊपर लाठियां चलाई जा रही थीं और उन उस्तादों जो अनुशासन की सीख देते नहीं थकते थे ने गालियां बकनी शुरू कर दी। लड़कियों से कहा, कहाँ से भर ली हैं ये रंडियाँ। गुलशन शर्मा, तुझे तो पता है कि फिर क्या हुआ था। 2 लड़कियां नहर में कूद गईं। उस्ताद भी समझ गए होंगे कि उनका स्वाभिमान किसी पुरुष से हल्का ना होकर ज़्यादा गहरा था। हमारे देश प्रदेशों की सरकारों का चलन इस लोकतंत्र पर कितना भारी पड़ता है।
जो स्वतंत्रता के बाद स्वदेशियों ने यहाँ लागू किया है। यही बातें हमने तब भी बोलनी चाहिए थी, लेकिन तब हमारे गले कबूतरों की गर्दनों की तरह फूल गए थे। अपनी आवाज़ों पर हमारा नियंत्रण नहीं रह गया था। कैसे रहता? यहाँ भविष्य की अनिश्चितता हमारा गला दबाए हुए थी। नई सरकार का हुक्म जारी था कि हम पुरानी सरकार द्वारा चुने गए रिक्रूट्स अब गली के कुत्तों के दर पर हैं। अत्यंत भयानक लाठीचार्ज की उस स्थिति से बाहर आने की कोशिश में बस क्या कर पाए हम? सिर इधर उधर ढिलते रहे, दर्द आंसुओं के साथ हवा में उछलता रहा। पता लगा कि नहर में डूबने वाली एक लड़की मर गई, दूसरी मरने वाली है, जिसे साथियों ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। एक लड़के ने आत्मदाह की कोशिश में शरीर जला लिया है, वो शरीर जो उसने माता पिता के यहाँ गरीबी में भी मेहनत करके दूध घी जुटाते हुए कसरत के आधार पर पुलिस विभाग के लिए बनाया था। भ्रष्ट नेताओं के लिए धन जुटाने की खातिर पिता ने 5 बीघे में से 2 बीघे खेत बेचा था। ऐसे कितने थे हमारे बीच? इस दुर्दमनीय हालत में पता चला था जब किसी के पिता मरे दिल के दौरे से, किसी की माँ ने प्राण त्यागे सदमे के कारण, दूसरी लड़की भी मरणासन्न, और हम निकाले खदेड़े हुए सिपाही मधुबन के आगे सड़क पर पड़े थे। हमारे कारण ट्रैफिक जाम हो रहा था, इसी कारण लाठीचार्ज जायज़ था और हम एक दूसरे से विचित्र अटपटे भाव से जुड़े हुए। हमारा सामान सड़क पर लुढ़क रहा था, वाहन उन चीज़ों के ऊपर से कुचलते हुए निकल रहे थे। ये महकमा कितना पसंद था हमें। आज अपनी बंद पलकों के पीछे आंसू नहीं खून महसूस हो रहा है, और हम उसी खून की रौ में। सच यही था कि उस खून का पाठ जल की तरह निरंतर चौड़ा होता जा रहा था। हमने एक दूसरे से क्या कहा? कुछ नहीं। फिर भी लग रहा था कि हम एक दूसरे को सुन रहे हैं। इतना अन्याय, इतनी नाइंसाफ़ी! क्या एक सरकार द्वारा टूटने वाली सरकार द्वारा किए गए फैसले को इतनी क्रूरता से रौंदा जाता है? हम इस भयानक विस्थापन को पहचान रहे थे कि कुर्सियों की हुकूमत क्या होती है। जनता इन कुर्सियों के दम घोटू हाथी जैसे पाँवों के नीचे कैसे पिसती है। चुनाव में जीते हुए लोग सीटों पर बैठते ही वोटरों को कैसे उजाड़ते हैं। हम हरियाणा सरकार के मुजरिम, क्या कसूर था हमारा? हम लड़कों की ही डिमॉन्स्ट्रेशन फॉलो कर रहे थे। ऊंचे कदम उठाने के कारण हम विशेष थे, क्योंकि प्रशिक्षण में कदमों को खास तौर पर देखा जाता है। ये प्रशिक्षण अत्यंत कठिन था। सच ये भी था कि यहाँ के लड़के भगोड़ा हो गए थे, लड़की एक भी नहीं भागी। 600 लड़कियों का दल आज बेवजह सड़क पर खड़ा कर दिया गया तो ये भी ज्ञान हुआ कि यहाँ भावनाएं नहीं असर दिखाती, हुक्म चला करते हैं। वही हुक्म जैसा कि अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ करता था। हमें पुलिस वैन सामान की तरह भरने लगी। पता नहीं कि हमें जेल जाना था या किसी लावारिस जगह पटक देना था। चंडीगढ़ जेल में एक दिन रखकर जब हमें रिहा किया गया तो हम फिर सड़क पर थे। निश्चित ही यह निर्वासन एक आंदोलन की ज़रूरत महसूस कर रहा था, और मैं खुद उन दिनों पारिवारिक बातों तक सीमित पा रही थी। पापा कह रहे थे, तनु यहाँ लौटा, हमें नहीं करानी नौकरी, अब और इंतज़ार नहीं। तुम्हारी मम्मी कितनी चिंता कर रही हैं, मम्मी से फ़ोन पर बात करो। मैंने अपना मोबाइल कान से लगा लिया। मम्मी की बातें सुनी, जिनमें अपनी बेटी की सुरक्षा की बात जोर देकर कही गई थी, और इस घरेलू व्यवधान से मैं दुखी हुई। मैं कुछ कह नहीं पाई, न ये कि बाद में बताऊंगी कि 18 साथी अभी भी बंद हैं, मुझे वहाँ पहुँचने में 1 घंटे की भी देर नहीं होनी चाहिए। और ठीक वक्त पर तुम आ गए थे गुलशन शर्मा। अपनी सफ़ेद सेंट्रो कार लेकर तुम मेरे सामने खड़े थे। जब मैं कार में बैठी और द्वार बंद किया, कार चलने लगी। सच मानो मुझे लगा मैं हवा में उड़ रही हूँ, और अब सिर्फ वक्त इतना ही रह गया है कि उड़कर ही पहुँचा जा सकता है। मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी, तेज और तेज चलाइए सर। संकट की विकट स्थिति के बावजूद मैं ये नोटिस लेना नहीं भूली थी कि तेज और तेज कहने पर तुम्हारी आंखों में शिकारी जैसा उत्तेजक भाव उभर आया था। मैंने कि यकायक गौर से देखा, तुम 50 साल से कम नहीं, लेकिन वहशी आंखों वाले को उम्र का क्या लिहाज। यूँ तो मेरा स्वभाव शायद आग से बना है। अखबार पढ़ते समय औरत के प्रति अत्याचार देखती खून खौल उठता, लगता ऐसे कि समाज को जला डालूं। लेकिन देख लो कि आज स्थितियों ने मेरे भीतर उठते शोलों को कैसा दबा कर रखा है। मैं तुम्हारी निगाह को ऐसे बर्दाश्त कर रही हूँ जैसे तुम्हारा ये अधिकार पूर्ण देखना हो, और मेरा कर्तव्य है इस समय आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में प्रदेश के सर्वोच्च नेतृत्व में आए मुख्यमंत्री से मिलना।
हम दोनों की स्थितियों में कितना अंतर था मिस्टर गुलशन शर्मा। अपने पिता को आज ये स्थितियां बताऊं तो क्या वे मेरा विश्वास करेंगे? उनका सपोर्ट तो मुझे वैसे भी कभी नहीं रहा। पापा का स्वभाव कड़ा था और उन्हें लगता रहा कि मैं उनकी तीनों बेटियों में अलग क्यों हूँ। मैं घर के कामों में मन नहीं लगाती, फ्रेंड्स के साथ रहती हूँ। मैं कपड़ों में शलवार कुर्ता दुपट्टा न पहनकर स्कर्ट या पैंट क्यों पहनती हूँ। मैं तब भी सोचा करती, पापा फौजी हैं, बाहर रहते हैं, भाई छोटा है, वैसे भी उसका हाथ कट गया है, मैं घर के सारे मर्दाने काम करती हूँ, तब पापा को बुरा क्यों नहीं लगता। कैसे मज़े की बात है, कपड़े जब नए बनते हैं मुझे नहीं गिना जाता, आटा पिसाना हो मेरी पुकार पड़ती है, सब्जी लाना, गैस का सिलेंडर लाना और लगाना मेरे जिम्मे। क्या मैं घर के लिए गधा हूँ? मैं अपने पिता को कुछ नहीं समझा पाऊंगी गुलशन शर्मा। तुम्हारा तीर निशाने पर लगेगा, मत घबराओ। जो रास्ता पापा ने बताया मैंने माना नहीं, जिसके लिए मुझे डांट पड़ती, अच्छी तरह पीटा जाता। मेरे पापा मेरे स्कूल कभी नहीं आए। मैं टीचर्स पेरेंट्स डे पर इंतज़ार ही करती रह जाती। तब से अब तक मैंने अपना डोमिसाइल एलिजिबल सर्टिफिकेट्स खुद ही बनवाए हैं, क्योंकि पापा पूरे परिवार के सामने घोषणा कर चुके थे, तू अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती। तेरा काम है रोज़ 100 रुपये खर्च करना और दोस्तों के साथ घूमना। पापा विश्वास कर लेंगे गुलशन शर्मा, जो कुछ तुमने बताया कि मेरे मोबाइल फ़ोन का खर्च ही रोज़ाना का 100 रुपया है और तुमने आशंका जताई है कि ये रुपए मेरे पास कहाँ से आते हैं। सच, मैं जाटों की लड़की अपनी जीवन शैली के लिए गुनहगार तो हूँ। इतनी शिक्षा, सभ्यता और आगे बढ़ने की इस तरह हिम्मत उनके लिए नहीं होती, भले खेतों में अकेली ही 2 मर्दों के बराबर काम करें। हाँ, मैंने घर परिवार की बाढ़ें लांगी, नहीं तो शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, हाई जंप और रेस का अभ्यास क्यों करती। मुझे बराबर पापा का डर रहता था, क्योंकि वे मुझे लोअर और टी शर्ट में मैदान के बीच देखकर आग बबूला हो जाते थे, मगर मैं वहाँ डटी रहती। बेशक घर लौटकर भी सामान्य स्थिति नहीं बना पाती। जब मुझे अपनी तरह से नहीं रहने दिया गया तो मैं चिड़चिड़ी हो गई। लड़की और चिड़चिड़ाए कौन बर्दाश्त करेगा मिस्टर गुलशन शर्मा। मुझे तो तुम भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जबकि मेरा तुम्हारा वास्ता ऐसा घनिष्ठ नहीं जैसा तुम मान बैठे। बस ऐसा ही होता है। घर के पुरुष लोग भी ये मानने को तैयार नहीं होते कि लड़की के विकास को रोक रहे हैं, जैसे उसका विकास रोकना ही परिवार के लिए आदर्श स्थिति हो। मैं अब अपने दादाजी से झगड़ा करने लगी थी। दादाजी से झगड़ा? घर की मर्यादा का क्या होता? चली आ रही परंपरा को झटका लगा था। मैं आज समझ सकती हूँ। उस समय पापा और बड़ी बहन ने मिलकर मेरी पिटाई की थी, इतनी कि मेरे हाथ पांव सूज गए। मैं स्टेडियम नहीं जा सकी। चुड़ैल मेरा यही नाम हो गया था घर में। दादाजी का जब घर से ताऊ जी के पास भागना होता, चुड़ैल का बहाना लेकर वहाँ पहुँचते कि मेरे कारण हमारे यहाँ नहीं रह पा रहे। वे मम्मी से भी यही कहते, चुड़ैल को खाना बनाना तक तो आता ही नहीं, ये तुम्हें डुबो कर छोड़ेगी। मैं समझ गई, लड़कियों के गेम को महत्व नहीं दिया जाता। मैं कबड्डी खेलती थी, छोड़ दी। स्कूल लेवल के फाइनल प्लेयर को घर के अनुशासन ने कच्ची उम्र में ही झुका दिया। मैंने लड़कों से बातें करना छोड़ दिया तो घर वालों को लगा लड़की का आवारापन खत्म होने लगा। अब वो अच्छी और शालीनता के साथ शीलवती भी लगती है। मैं भी अब उछलती कूदती या खिलखिलाती नज़र नहीं आती थी। उन दिनों ही मैंने एक पोस्टर पर अनगढ़ सी ड्राइंग बनाई थी, एक आकृति अपने ऐंठे हुए हाथ फैलाए हुए संघर्ष सा करती हुई। उस पर जगह जगह लाल रंग छिड़क दिया, तनी हुई आँखें और भौं पर घाव। चेहरा था सूजा हुआ, बाल एकदम उलझे हुए, आंखों से ढलकते लाल आंसू। आकृति के नीचे लिखा था चुड़ैल। मैं इसी मना स्थिति में पुलिस में भर्ती हुई थी मिस्टर गुलशन शर्मा, और इससे भी ज़्यादा कठिन हालात पार करके आ रही थी। कठोर सज़ा भुगतने का मुझे अनुभव था। तुम थे कि आशिकी की मौज में। हाँ, जब मैं धरने पर बैठ गई थी छूटती हुई नौकरी के लिए अनशन करने पर, तो तुम मुझसे मिलने आते थे। मुझे अच्छा भी लगता था, क्योंकि तुम्हारी दिलासाएं विश्वास भरी हुआ करती थीं। विश्वास भी उसका जिसके लिए हम प्यासे से तड़प रहे थे। एक बूंद ही मिल जाए, हमारे पपड़ाए होंठ और सूखा रेतीला गला कहीं तो नम हो। नहीं तो तुम देख ही रहे थे कि हमारे आसपास क्या बचा था। पुलिस की डरावने हॉर्न वाली गाड़ियाँ और हमें गालियाँ देते पुलिसकर्मी। एकदम अंग्रेजी राज गुलशन शर्मा, एकदम फिरंगी हुकूमत की अपनी ही नस्ल के लोग अपनों को मारें। अपने ही देशवासी नेटिवों की फ़ौज का रूप। इन सिपाहियों ने हमें वहाँ से बार बार खदेड़ा जहाँ पर कोई दीवार या छत न थी, और हम सोच रहे थे
कि यही वो ज़मीन है जिस पर हमने जन्म लिया है। वहाँ जूते चप्पल पड़े थे उनके, जो भूख प्यास सहन नहीं कर सके और बेहोश होने लगे। मैं देखती रह जाती अपने कैरियर के विनाश के विरुद्ध। हम बस एक दावा ही तो पेश करना चाहते हैं, मगर यहाँ शासक और नागरिकों में आपसी संवाद की गुंजाइश नहीं। तभी तो वे राजा हैं और हम प्रजा। गुलशन शर्मा, तुम देवदूत की तरह रोज ही प्रकट होते और एक दिन तुम खुद देवता की दिव्यवाणी सुनाने लगे। तुम चाहो तो मैं उन मंत्री जी के बेटे से मिलवा दूं जिन्होंने तुम लोगों को नियुक्त किया था और अच्छा खासा पैसा वसूला था। वे कुछ तो करेंगे, कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। केंद्र को भी लिख सकते हैं इस नाइंसाफ़ी के लिए। और तभी मुझे एक खबर मिली थी कि फिरोज शिखा नाम की एक लड़की ने कुछ खा लिया, वो पागल हो गई। उसकी माँ ने 1.5 लाख रुपए दिए थे इस नियुक्ति के लिए। मेरी भूख हड़ताल का 9वां दिन था। तुम्हारा आश्वासन हमारे लिए पौष्टिक खुराक की तरह था, मगर तभी पुलिस आ गई। फिर लाठीचार्ज हुआ और वे लोग हमें उठाकर खींचकर चंडीगढ़ ले गए। मगर चंडीगढ़ में हमने फिर अपनी जिद की। नतीजा ये कि खून खराबा हुआ। अब वकील की ज़रूरत थी। लड़कों ने वकीलों तक पहुंच बना ली, लेकिन कोई बताए कि आज तक वकील कितनी सरकारों से लड़ पाए हैं। हराना तो दूर की बात है, इधर राजनेताओं के चमचे हमें घेरने लगे। गुलशन शर्मा, तुमने तो अपने खत में मेरे पिता के लिए बहुत कम लिखा है। लिखो कि दिन रात फ़ोन कॉल आते हैं, प्यार का इजहार होता है, फिर कहीं मिलने की मनुहार। अब तुम ही बताओ कि लाठियाँ खाती लड़कियों जेल जाते हम खफा हो जाएं या मुस्कुराकर उनका न्योता कबूल करें, या ये उम्मीद करें कि इस विनाश में से हम कुछ निकाल कर लाएंगे जो हमारे लिए होगा। हम तो उस समय अपने लहूलुहान बदरंग हाथ झुलाते हुए खड़े थे और बेहद थके भाव से अपने बालों को जब मुंह पर आने से संभालते तो माथे के घूंघणों से उंगलियां टकरा जाती, लगता आंखें भीग रही हैं। उम्रदार अफसर हमें देखते, आंखें कैसी कैसी हो जाती, लगता होठों से लार टपक रही है। कितने दयालु होते हैं अफसर भी, हर भाव तरल है, हर मुद्रा लपकती हुई, हम जहाँ भी पकड़ में आ जाते। सच, ऐसी अवस्था में कहीं भी विश्वास जमाना कठिन था। जब एसपी सुभाष यादव आए तो हमने उन्हें भी शक की नज़र से देखा और DCRS दून भी जब सहयोग के लिए तैयार हुए, हम दुविधा में पड़ गए। हमारा काम आगे बढ़ेगा, समस्या सुलझेगी, एक बार तो ये सोचें। तो दूसरी ओर यह कि भोली भेड़ के रूप में ये भेड़िया तो नहीं। सच मानो गुलशन शर्मा, उनकी आकृत में हमें वो भाव दिखाई देने लगा जिसे मनुष्य का चेहरा किसी सत्य के रूप में प्रकट करते हुए प्रस्तुत रहता है। जो कुछ वे हमारे लिए सोच रहे थे हमें विचित्र लगा और फिर उसी विचित्र के सामने हमारा कंठ खुल गया। ये सही अवसर हमारे हाथ लगा था। हाँ, अब हमें रास्ते से हटाने के वास्ते खदेड़ा नहीं जा सकता, लाठी चार्ज करके हमें नष्ट नहीं किया जा सकता, कोई प्रताड़ना हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं अब दून सर और यादव सर की सलाह से आगे बढ़ रही थी। मंत्री से मिलने के अवसर आएंगे, एक बार नहीं बार बार। अरे गुलशन शर्मा, तुम्हें एक और खत पापा को लिखना पड़ेगा कि मैं यहाँ खासी बदनाम हो गई हूँ। मुझ पर लांछन दागों की तरह चिपके हुए हैं। मैं लड़कों के साथ रहती खाती हूँ, रात में हम एक ही हॉल में सोते हैं। ओढ़ने और बिछाने के कपड़े कहाँ हैं? जितने थोड़े से हैं मिल बांट कर या एक साथ इस्तेमाल करके गुजारा हो रहा है। हमारे आंदोलन में न सुरक्षा है न मर्यादा, अभाव ही अभाव हैं। फासला कैसे रखूँ? सच गुलशन शर्मा, मैं बिगड़ी हुई लड़की, मेरी शादी का क्या होगा? बुरा होगा ना? मेरी शादी नहीं होगी, या शादी के बाद पति मुझे उल्टा कहकर निकाल देगा, यही ना? ऐसा ही होता है समाज की मान्यताओं के अनुसार। मगर मिस्टर गुलशन शर्मा, तुम अभी तक ये क्यों नहीं समझ पाए कि हमने ऐसी ही मान्यताओं को तोड़ा है जिनके डर से हम घरों में बंद रह सकते थे और ताउम्र अपने पति को अपनी वफादारी का यकीन दिलाने के लिए अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को क्रमशः हुक्म की गुलाम या सुन्नत के हवाले कर देते। तुम कितने नादान हो, पुरानी दुहाइयाँ दे देकर नई लड़कियों को धमकाने की कोशिश कर रहे हो। नई लड़कियाँ इसलिए कह रही हूँ कि जिसको तुम बदनाम करके खुश होना चाहते हो, ऐसी एक मैं ही नहीं, मेरे पीछे एक कतार है। किस किस को धमकाओगे? मेरी बात का यकीन ना हो तो चले जाना मिजाज कौर के पास, उसे मैं उदाहरण के तौर पर पेश कर रही हूँ। वे 5 बहनें एक भाई हैं अपने परिवार में। मैंने खुद देखा है वहाँ जाकर। पिता जैसे पिता जो लड़कियों पर ध्यान नहीं देते, फौजी रहे हैं, शराब का शौक़ पाल लिया है, अब वो रिटायर हैं।
लड़कियां पढ़ाई नहीं गईं, वे मर्यादा के साथ घर में रहीं। माँ के साथ भैंसें पलवाती थीं कि घी दूध बेचकर घर का खर्च चले। चारों की शादियां हुईं। दहेज का चलन भी समाज का आदर्श चलन है, क्योंकि लड़की कम दहेज में भी टरकाई जा सकती है और उसका पूरा हिस्सा उसके भाई का हो जाता है। संपत्ति बचाने का कैसा नायाब तरीका है। बहनें चारों दुहाजू वरों को गईं। उनको पहले से ही 3-3 4-4 बच्चे मिले, सस्ते में निपट गईं। बाप ने अपना धर्म बेटियां ब्याह कर निभा दिया। अब गंगा नहाकर दारू पियो मौज से। और ये पांचवी मिजाज कौर अलग निकल गई। हाथ ही नहीं आई, न भाई के न पिता के। घर से भागकर बीए में दाखिला ले लिया था। मिस्टर गुलशन शर्मा, हम किसी यार के लिए घर से नहीं भागे। हमारा जुनून शिक्षा था, गेम थे, और ये लड़की भी अपनी सहेली के साथ गेम करने लगी। पिता से कितनी पिटी है इसका हिसाब उसने रखा नहीं। यूँ तो वॉलीबॉल खेलते हुए भी भयानक चोटें आ जाती हैं। घर में पड़ने वाली मार को नज़रअंदाज करने के बाद ही लड़की इंटर यूनिवर्सिटी और ऑल इंडिया लेवल की प्लेयर बनती है। सो वो बनी। अगर पिता के गुस्से और मार को गले लगाकर बैठ जाती, जैसा कि उसने सोचा था कि पापा नाराज़ हैं, कहीं वो गलत ही तो नहीं कर रही, तो क्या होता। कैसा मखौल है ये भी हमारे जीवन के साथ कि जो लड़कों के लिए सही बताया जाता है वही हमारे लिए गलत सिद्ध कर दिया जाता है। इसी गलत के आधार पर उसके पिता उससे बोलते नहीं थे। बहनें ससुराल चली गईं, लड़की अकेली। बहनें मायके आती भी नहीं, जीजा लोग भेजते ही नहीं। डटकर मेहनत कराते हैं। वैसे भी किसी शराबी के घर शराबी के सिवा कौन आना चाहेगा। साहस के मुकाबले इंसान का इस दुनिया में कोई साथी नहीं। मिजाज ने जब 10वीं पास की थी तब मुख्यमंत्री जी के यहाँ चैम्पियनशिप के लिए प्रतियोगिता हुई थी। ये लड़की उसमें चली गई। अब ये किससे आज्ञा लेती। ये तो प्लेयर थी, फीस सदा माफ़ रही, किसी का सहारा लिया ही नहीं। ये चैम्पियन चुनी गई। इसके बाद इसका पुलिस में सिलेक्शन हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री का बेटा इसे देखते ही पहचान गया था। उसने इसकी सिफारिश भी की। ये मेरे साथ थी मिस्टर गुलशन शर्मा। लिख दो इसके घर भी कि इसने पता नहीं कितनों को फंसा कर ये नौकरी ली है, एक नहीं 2-2 बार। तुम्हें याद होगा, बहुत ही चुस्त लड़की धरने के समय चंदा उठाया करती थी कि हमारा आंदोलन चले। तुम्हारे पास तो सारी सूचनाएं विस्तार से होंगी। मेरे पास भी कुछ यादें हैं गुलशन शर्मा, जिनके लिए मुझे किसी को खत नहीं लिखना पड़ेगा। मैं तो तुम्हें ही याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि उस बात को तुम भी तो जानते हो और वो वाक़या भूलने लायक भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि राजनीति से ताल्लुक़ रखने वाले पुरुष ये मानकर चलते हैं कि वे ढलती उम्र में भी जवान हैं और इनका समय औरतों के साथ बिताने योग्य है। तुम अफसर थे, मगर अपनी अफसरी का मुंह राजनीति से जोड़े हुए। कितने चालाक चतुर हो तुम। इस तरह खुद को पेश करके कहीं से भी सुरक्षित निकल जाते हो। अपनी सुरक्षा पर यकीन करते हुए तुमने मुझसे कहा था, क्यों 2 महीने से धरने पर बैठकर अपने आप को कष्ट दे रही हो। तुम्हारे साथियों को भी क्या मिलेगा। एक दिन धरना उठाना पड़ेगा। धरनों की यही नियत होती है, कहते हुए तुम्हारे शब्दों में दृढ़ता थी। फिर क्या करें। मैं मुख्यमंत्री के बेटे से तुमको मिलवा देता हूँ, चलो मेरे साथ। मैं अकेली नहीं, टीम के साथ जाऊँगी। देख लो, टीम को देखकर तो नेताजी खुद ही बिदक जाएंगे। नहीं, समूह की अपनी ताकत होती है। बात एक की नहीं है, हम सबकी होगी। मैंने इतने सारों की बात नहीं की। इसके बाद बात आई गई हो गई थी, मगर शायद तुमको मुझे अकेली को लेकर जाने में सुविधा थी। बराबर फ़ोन करते रहे, आज चलो, कल चलो, परसों। मैं आश्चर्य में पड़ गई कि क्या हर दिन मुख्यमंत्री जी का बेटा, जो खुद भी मंत्री है, मुझसे मिलने के लिए फ्री रहता है। मुझे संदेह होने लगा था इस हाई कमान के अफसर पर। इसलिए जब तुम्हारा फ़ोन आता गुलशन शर्मा, मैं फ़ोन काट देती। ज़रूरी, बहुत ज़रूरी बात है तनुश्री, तुमने फ़ोन किया और थोड़ी देर बाद ही मैंने पाया कि तुम गाड़ी लेकर मेरे सामने हाजिर थे। तुम अकेले नहीं, मैंने देखा गाड़ी में 2 जने और बैठे हैं। धरने की व्यस्तता के बीच ही तुमने बताया कि मुझे मुख्यमंत्री के बेटे ने ऐसे प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया है जो नई सरकार से जवाब मांगने के लिए बनाया गया है, और अब मुझे विचार विमर्श के लिए रोहतक बुलाया गया है। तुमने मुझे एक टाइप किया हुआ कागज़ भी दिखाया था जिसमें ग्रुप के 6 सदस्यों के नाम थे। उसी समय मेरे मौसा जी मुझसे मिलने आए हुए थे। वे देख रहे थे तुम मुझ पर बड़ा दबाव डाल रहे हो, फिर से नौकरी बहाल होने का विश्वास दिला रहे हो। मौसा जी तुम्हें गौर से देख रहे थे। मैं सोचने लगी, मौसा जी आखिर ऐसे क्यों देख रहे हैं। तुम चले गए खाली हाथ, क्योंकि मैं चलने के लिए तैयार नहीं हुई।
मौसा जी ने बताया था ये आदमी फ्रॉड है। ये एक बार हमारे बैंक में लोन लेने आया था फ्रॉड नाम से, इससे बचकर रहना। अब मैं चौकन्नी हो गई। तुम्हारा फ़ोन आता चौंकी जाती। कैसी मुश्किल थी हमारी भी, एक और नौकरी के लिए लड़ो, दूसरी ओर तुम जैसे औरतबाजों से बचो। मगर ये बात तो है कि न जाने मैं क्या क्या सोचती, विचलित होती, फिर भी मेरे भीतर आत्मविश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण भाव की तरह रहता था। लगता कि एक दिन इंसाफ के लिए इनकलाब बोलना पड़ेगा, फटते हुए बम की तरह। इन लोगों की धूर्तता, चालाकियाँ, स्वार्थ और घनघोर लिप्साएं जल जाएंगी। तभी मेरा मोबाइल बोलने लगा। मैंने देखा तुम्हारे नाम की रिंग थी। मैंने स्पीकर ऑन कर दिया। आवाज़ तुम्हारी थी। तनु, तुम नहीं आई मेरे साथ? मैं सोचता हूँ बता ही दूँ। जब से तुम्हें देखा है मेरा किसी काम में मन नहीं लगता है। जब तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ मुझे कुछ कुछ होने लगता है। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए कुछ भी करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। मुख्यमंत्री जी के बेटे से मिलवाने का समय मैंने दिल्ली में उनके फार्म हाउस में लिया है। हाँ करो तो अभी गाड़ी भेज दूँ। गुलशन शर्मा, उस समय मेरे साथी तुम्हें पीटने के लिए तैयार हो गए थे, ऐन तुम्हारे ऑफिस में जाकर। मैंने उन्हें रोका क्योंकि हम इस समय अपने महत्वपूर्ण मिशन पर थे। मगर मैं किससे कहती कि मैं कितनी परेशान हूँ। लगा कि जब से हमने हरियाणा पुलिस एकेडमी के मधुबन को छोड़ा है, तब से मैं इन सिरसा, रोहतक जैसे शहरों की मरी हुई सांसों को ताज़ा हवा समझकर अपने अंदर खींच रही हूँ। और तुर्रा ये कि यहाँ कानून द्वारा नागरिकों की स्वाधीनता की रक्षा की जाती है। एसपी साहब ने कहा था, तुम किस नौकरी के लिए लड़ रही हो? पुलिस की नौकरी क्या नौकरी है? मुझे लगा कि कहूँ, यदि आप ये मान रहे हैं तो मेरे सामने वर्दी पहनकर क्यों खड़े हैं? तो गुलशन शर्मा जी, आपकी आशनाई अपने जुनून पर थी और हमारा धरना तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहा था। रोटी, कपड़ा और सिर पर छाया, साथ ही पुलिस से बचना। इन्हीं दिनों तुम्हारा पत्र व्यवहार कुछ ज़्यादा ही मचलने लगा। इतना कि मेरी आंखों से घायल होने का भाव तुम इस तरह दिखा रहे थे जैसे राइफल की गोली लगी हो और छर्रा अभी तक बदन में ही घुसा हो। तुम्हारे पत्र मेरे शरीर के विभिन्न अंगों को मारक हथियारों की तरह एक एक करके प्रस्तुत करते। शिनाख्त कराने के लिए तुम्हें और कोई नहीं मिला सिवा मेरे पिता और भाई के। जाहिर है मैंने तो अपना सिम कार्ड बदल ही दिया था, शायद इसलिए ही छटपटाहट ज़्यादा बढ़ गई। चारों ओर से हमला। इधर तुम्हारी लड़की, तुम्हारा लड़का, तुम्हारी पत्नी को लेकर मेरे पास तब आए जब मेरी मम्मी मेरे पास रोहतक में थी। तुम अफसर, वो भी राजनीति के गलियारों के धुरंधर, अपने घर में तरह तरह से मात खा रहे थे। इन लोगों ने मोबाइल फ़ोन के आउट बॉक्स में वे मैसेज पढ़ लिए थे जिनसे परेशान आकर मैंने अपना सिम कार्ड बदल लिया कि फ़ोन नंबर तुम्हारे पास ना रहे। गृहस्थ लोगों के यहाँ यही तो सुविधा होती है कि वे अपने बच्चों की उम्र की लड़की फंसाएं और घर वाले माने कि लड़की ने उनके घर के उम्रदार पुरुष को फांसा है। मुझे लगा तुम्हारे घर में मेरे नाम का प्रवेश मेटल डिटेक्टर से गुजर रहा है और उस नाम में गड़बड़ी मिली है, क्योंकि वे लोग मुझे धमकाने लगे। इतने पर भी संतोष नहीं मिला तो वे मेरे पापा के पास गए, बड़ी बहन से मिले। तुम्हारी पत्नी ने अब साफ कहा, आपकी लड़की मेरे पति को फंसा रही है। क्या मैं तुमको फंसा रही थी? मैं तो सोच रही थी तुम्हारे आश्वासन का यकीन कर लेने की यह सज़ा है तो तुम्हारे साथ जाने पर मेरा क्या हाल होता। ये मत सोचो कि मैंने तुम्हारे साथ जाना ही नहीं चाहा। सचमुच मैं उन दिनों बड़ी दुविधा में रही थी। मिजाज कौर से तो मेरा झगड़ा भी हो गया था। मैं कहती चली जाऊं, वो कहती ऐसे हमने बहुत देखे हैं। मैं कहती मैं भी तो देखूं, वो कहती क्या होगा मैं बताए देती हूँ। ये लोग कहेंगे राजनीति में आ जाओ और आज रात इस उसके कमरे में। गुलशन शर्मा, तुम्हारी लड़की को पता नहीं था कि तुम मेरे घर आते रहे हो। पापा पर अच्छा प्रभाव कायम कर लिया था तुमने। जिसके घर चोरी करनी होती है उस घर के किसी सदस्य से दोस्ती करनी जरूरी होती है। तो उन दिनों तुम जैसा शुभचिंतक कोई नहीं था पापा के लिए। अधेड़ पुरुषों पर लड़की के लिए संदेह भी देर में ही जाता है, क्योंकि वे एक वाक्य में लड़की को 4 बार बेटा बेटा कहकर संबोधित करते हैं। वो तो तुम्हारा लड़का ही खुल गया आवेश में कि उसने मेरे पास आई चिट्ठियों को तुम्हें टाइप करते पकड़ा है। परंतु क्या किया जाए, लड़के के लिए घर की इज्जत बाप से भी बड़ी थी। उसका युवा चेहरा पीड़ा से तन गया। हम क्या बोलते, चारों ओर मौन ठहरा हुआ था। मैं भी क्या कहती। सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई महिला की अलग ही प्रतिष्ठा होती है, लेकिन उसके लिए प्रतिष्ठा कदम कदम पर भारी पड़ती है। मैं तो यही सोच रही थी
तुम्हारी तरह के ना जाने कितने पुरुष होंगे जो घर से गद्दारी करते हुए पकड़े भी जाएं और बाइज्जत बरी करने पड़ें, क्योंकि तुम में अपने दोषों को, अपराधों को स्वीकार करने का हौसला नहीं, इसीलिए गुपचुप ढंग से अपनी गतिविधियां चलाते हुए मस्त रहते हो। ओ सिविल सर्विस द्वारा सेलेक्ट हुए अफसर, तुमसे तो वो लड़की बेहतर और साहसी थी जो एक रात मेरे सामने आई। सुनो क्या किया था उसने। उसने अपनी रूममेट के बक्से से रुपए चुराए थे, पूरे 7,000। हमारी बैरकों में हलचल हुई, वार्डन ने सब जगह ढूंढवाए रुपए मगर कहीं नहीं मिले। लड़की रो रही थी क्योंकि उसे पैसे अपनी विधवा माँ के लिए भेजने थे। सीआईडी वाले इंक्वायरी कर रहे थे। जब कुछ नहीं हो पाया तो लड़कियों को 11:30 बजे तक बाहर मैदान में खड़ा रखा। मुश्किल ये थी कि हमें 3:30 बजे सवेरे उठना पड़ता था परेड के लिए। बैरकों की तलाशी ली गई। अगले दिन जब जीआरसी मतलब जनरल रोल कॉल हो रहा था, मैंने सीडीआई से कहा, आप लड़कियों को डरा दो कि फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, कुत्ते बुलाए जाएंगे, तभी ये बता सकती हैं। सर ने मुझे ही स्टेज पर बुला लिया और बोले, सुनिए सब लोग, तनुश्री कुछ कहना चाहती हैं। ये क्या? मैं तो अचानक गूंगी सी हो गई। साथ ही ये भी सोचा कि मेरी बात का असर लड़कियां कितना लेंगी। अब मैं क्या करती। शुरुआत में तो चोरी पर ही लानत देने लगी और फिर कहा कि यहाँ 10,000 रुपये भी रख दिए जाएं और यहाँ से तमाम लोग गुजरें, रुपए ज्यों के त्यों रहेंगे। इतनी ईमानदारी तो यहाँ है। लड़कियों में ऐसा सन्नाटा था जैसे कि मैदान में कोई ना हो। बहुत देर बाद एक लड़की बोली, हम इस लड़की की तनख्वाह चंदा करके पूरी करेंगे। हाँ, इसके अलावा चारा भी क्या था। लड़की समझदारी की बात कह रही थी। वो तो मैंने ही कहा, फिर एक तनख्वाह नहीं 2 तनख्वाहों का इंतजाम करो। एक तो उसकी जिसकी गुम हुई है, दूसरी उसकी जिसका अपनी तनख्वाह से पेट नहीं भरता, हर महीने दूसरों के रुपए चुराएगी। आगे कहा, सुन लो सब, अगर एक दिन में तनख्वाह नहीं मिली तो कल रात से मैं इस चोरी की सज़ा खुद भुगतूंगी। पीठ पर पिट्ठू मतलब बोरी में ईंट भरकर लाद कर पूरे 10 दिन एक्स्ट्रा परेड करूंगी। ये सब कहते हुए मैं कांप रही थी, फिर भी आवाज़ में दृढ़ता थी। सज़ा खुद ही तो कबूल की है। जब लड़कियां अपनी बैरकों में जाने लगी तो हंसते हुए बोली, इस गांधीगिरी से रुपए मिल जाएंगे। मैंने कहा, ज़रूर मिलेंगे। अनशन और सत्याग्रह से आज़ादी मिली थी, रुपए मिले ना मिले मेरा विश्वास फिर भी रहेगा। मैं अपनी बैरक में तख्त पर लेटी थी। 7 लड़कियां कमरे में मेरी रूममेट थीं। रुपयों पर बात करने से हम सब कतरा रहे थे। लड़कियां सोने लगीं, मुझे नींद नहीं। यही सोच रही थी, रुपए ना मिले तो सज़ा क्यों ली। आधे घंटे बाद फ़ोन आया। मैंने समझा सीआईडी का है, मगर उधर से एक लड़की बोल रही थी, दीदी मैं आपको उस लड़की के बारे में बताना चाहती हूँ जिसने रुपए लिए हैं, आप आ जाएं। सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। कहाँ? मैं एकदम उठकर बैठ गई। मैं चौथी बैरक के ऊपर वाले पोर्शन में खड़ी हूँ। मैं फुर्ती से उठी और तेज़ कदमों से बाहर निकल गई, ऐसे जैसे बाथरूम जा रही हूँ। लड़कियाँ सो रही हैं, जाग ना जाएं, आखिर क्या होने वाला है। अब मैं और लड़की आमने सामने खड़े थे। वो कह रही थी, दीदी वो लड़की बहुत दुखी थी, उसके घर में पैसों की बहुत ज़रूरत थी, उसके पिता का ऑपरेशन होना है। वो जब उस लड़की के कमरे में गई तो बक्सा खुला हुआ था, ऊपर ही पर्स रखा था। बस मन डगमगा गया। पहले तो सोचा नहीं ले, बक्सा भी बंद कर दिया, फिर मन किया कि ले, ज़रूरत बहुत है, बस पैसे निकाल लिए। इतना कहते ही वो मेरे गले लगकर फपक फपक कर रो पड़ी। रुलाई में ही ये कि दीदी वो लड़की मैं हूँ, मैं क्या करूँ अब। तू भूल जा कि तू है, ये भी भूल जा कि तेरे सामने मैं हूँ। तेरा नाम मैं भूले से भी नहीं लूँगी और समझ ले कि मैं तेरा नाम भूल गई। सच कहती हूँ कि उसी लड़की से प्रेरित हुई थी मैं। सीडीआई ने जब उसका नाम पूछा, मैंने कहा वो लड़की मैं हूँ, समझ लीजिए। सब लोग स्तब्ध थे। मैंने तो इतना ही कहा सबके सामने, जो अपनी गलती मान ले उसे हमें इज्जत देनी चाहिए। अब सब उसके लिए तालियां बजाओ। मिस्टर गुलशन शर्मा, तालियां बजाने का तो मेरा तुम्हारे लिए भी मन करता है। पुलिस के डंडों के बल पर, आंसू गैस के जोर पर या दूसरी तरह की शक्तियों के कारण हमारा धरना हमसे नहीं तोड़वा पाई, लेकिन मैं मान गई तुमको कि तुम और तुम्हारे साथ रहने वाले शोहदों ने हमारे इरादे अक्सर ही कमज़ोर कर दिए। मैं सोचा करती अपने आंदोलन की लड़कियों को तुमसे कैसे बचाऊं। तुम्हारे साथ पैसा और पावर है और हम हैं निहत्थे। मैं अपने पिता से नहीं हारी। उन्होंने मुझे देखकर कहा था, अब जाएगी तो मेरी लाश के ऊपर से जाएगी। मैंने कहा था, कहीं से जाना पड़े मुझे जाना तो होगा।
मैं अपने भाई से नहीं हारी। कहता था तू चली आ, किसी भी कीमत पर चली आ। मैंने आने से इनकार कर दिया। इस समय भाई से ज़्यादा मेरे लिए मेरे साथी हैं जो घायल पड़े हैं। मैं उनकी तीमारदारी में हूँ। मैं किसी की बेटी नहीं, बहन नहीं। जो कुछ है ये संघर्ष है। हम हैं सक्रिय कार्यकर्ता। मगर मैंने तुम जैसों के कारण धरना उठाने की सोची। तुम्हारी कामुकता ने हमको कितना डराया, लेकिन फिर भी कुछ था जो दबा छिपा रहस्य या स्त्री की जिद। तभी तो ये सोच लिया तुम क्या करोगे, बलात्कार करोगे। हम तो सिपाही हैं, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए, पीठ दिखाना कायरता होगी। तभी तो फिर आंदोलन किए कि ठान लिया छेड़ो मुक्ति का राग। और आखिर मुख्यमंत्री ने हमें बुला ही लिया। वादा भी किया कि तुरंत ही 25% लड़के लड़कियों को वापस लिया जाएगा और फिर इसी तरह साल दर साल नियुक्तियां जारी रहेंगी। मिस्टर गुलशन शर्मा, क्या तुमने नए मुख्यमंत्री को मेरे चरित्र के बारे में कुछ नहीं लिखा? लिख देते तो शायद फिर से मेरी नौकरी। मगर इतना याद रखना कि मैं चुप्पा औरत नहीं हूँ जो बिना सोचे समझे हुक्म निभाती जाऊँ, लेकिन ऐसी लड़की भी नहीं जैसे कि तुम मर्द हो। इतनी सी उम्र में मैं किसी के बारे में तुम्हारी तरह सोचने का समय नहीं पाती। क्या तुम इतने फालतू हो कि तुम्हारे दिमाग खाली घर शैतान का अड्डा हो गया है? मेरे पिता को पत्र लिखने का क्या फ़ायदा होगा तुम्हें? लिखना हो तो मेरी शादी के बाद मेरे पति को इससे भी ज़्यादा गंदा, कामुक और डराने वाला खत लिखना। बताना कि मैं कितनी सेक्सी हूँ और तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। सबूतों के साथ डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगाकर भेजना कि मैंने कहाँ कहाँ गर्भपात कराया, क्योंकि तुम ही तो हो जिसे मैं अपने सारे राज बताती रही हूँ और तुम्हारे बिना एक कदम भी अपने आप नहीं चल सकी। इस सौदेबाजी में तुम मुझसे क्या वसूल करना चाहते हो मैं जानती हूँ। तुम 50 साल के बुढ़े, तुम्हारी युवावस्था के समय लड़कियां इन हथकंडों से डर जाती होंगी, मगर तुमको मैंने बता ही दिया है कि ऐसे कामुक संकेत मैंने तुम्हारी आंखों में शुरुआत में ही पढ़ लिए थे और तुमसे निपटने का जो तरीका मैं अपना रही हूँ उसका अंदाज़ा तुमको होना चाहिए था। अब ये समझ लो कि मैंने हमेशा जो कुछ सोचा है वही किया है, इसलिए जो कुछ हुआ उसके पीछे निश्चय ही कोई बड़ा कारण होगा। अब इतना और सीख लो कि ज़माना बदल रहा है। औरत ही औरत की दुश्मन वाली बात सिरे से गायब है, क्योंकि ये साजिश भरा नारा तुम जैसे लोगों ने ही तो लगाया है। अब तो स्त्री स्त्री की मित्र है। क्या तुमने रोहतक के स्कूल वाला कांड नहीं सुना? तुम जैसा ही था उस स्कूल का टीचर जो लड़कियों के साथ उन्हें प्यार में लेकर अपनी हवस पूरी करता रहा। बाद में डराने धमकाने लगा कि कहीं कहोगी तो बदनामी तुम्हारी होगी। लड़कियां जिनके माँ बाप गुलशन शर्मा तुम्हारी ही उम्र के हैं, अपनी बेटियों को चुप रहना सिखाते हैं, अपने आदर के लिए उन्हें विनम्र और लज्जाशील बनाते हैं। नहीं समझते कि ये गुण लड़की की ज़िंदगी के लिए सबसे बड़े अवगुण हैं। लाजवंती की तरह 3 लड़कियां गर्भवती हो गईं। अब क्या करें माता पिता? गर्भ तो किसी लाज या पर्दे को नहीं मानता। पेटों में शिशु बढ़ने लगे। एक उपाय जो सदियों से चला आ रहा है, गर्भवती का गर्भपात। अगर गर्भपात नहीं होता तो गर्भवती लड़की की हत्या। हत्या का निर्णय लेने वाले गांव के मूछ वाले, जाति बिरादरी में हुक्का की आन रखने वाले पुरुष थे। ऐसे फैसलों में औरतों को नहीं पूछा जाता, लेकिन उनको क्या पता था कि औरतें बिना पूछे बिना बुलाए ही आ जाएंगी। महिला संगठन ने उन तीनों लड़कियों को बचा लिया। जब महिलाओं ने उन्हें गिरफ्तार कराने की धमकी दी तो वे खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अब कोई किस मुंह से कहेगा औरत ही औरत की दुश्मन होती है? गुलशन शर्मा, संवेदनाओं को क्रूरता नहीं जीत सकती। मैं जब शादी करूंगी तुम्हें भी निमंत्रण दूंगी। सच कहती हूँ, हमें किसी के द्वारा दी गई सुरक्षा नहीं, अपनी ही सामर्थ्य चाहिए कि कोई गुलशन शर्मा हमारे चेहरों पर तेजाब फेंके या फिकवाए। उससे पहले हम उसे तेजाब के कुंड में डुबो डुबो कर ख़त्म कर दें। अभी आप सुन रहे थे मैत्रेयी पुष्पा जी की लिखी हुई एक बेहद संवेदनशील कहानी, जवाबी कागज़। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।